देखिए इस मैप में आप देखिए, आपको अफगानिस्तान दिख रहा है। इस मैप में आपको अफगानिस्तान दिख रहा है। अफगानिस्तान की पहले ज्योग्राफी देखते हैं। ये जो हिस्सा है, छोटी सी पूंछ, इस पूंछ से ही भारत का क्या लगता है, बॉर्डर लगता है। यानी अफगानिस्तान और भारत की बॉर्डर है। माना कि ये हिस्सा आज पाकिस्तान के कब्जे में है, पीओके कहलाता है ये, लेकिन फिर भी ऑफिशियली हमारी और अफगानिस्तान की बॉर्डर है। ये जो हिस्सा है जिससे अफगानिस्तान की हमारी बॉर्डर लगती है, इसे कहते हैं वखान कॉरिडोर। वखान, ये खा है भाई, खा, वखान कॉरिडोर। ठीक है। यानी और इस पूरे इलाके में भी तालिबान का कब्जा है। यानी हमारी अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पे, इधर तो इंडियन आर्मी के लोग खड़े हैं, सियाचिन में खड़े हैं, इधर पाकिस्तान है, लेकिन इधर अफगानिस्तान की तरफ कौन है, तालिबान के लोग हैं। तो हमारी और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है, ये सबसे छोटी बॉर्डर है। इंडिया के जितने भी पड़ोसी मुल्क है उसमें सबसे छोटी बॉर्डर हमारी अफगानिस्तान की लगती है। लगभग 110 किलोमीटर की बॉर्डर है। और ये जो बॉर्डर है ये किस कॉरिडोर से लगती है, इसे हिंदी में कहते हैं वखान गलियारा। वखान गलियारा कहते हैं। तो हमने ज्योग्राफी मतलब भूगोल के दृष्टिकोण से देखा कि भाई अफगानिस्तान मेरा एक पड़ोसी मुल्क है। अब इस अफगानिस्तान को आप देखें ढंग से, आजादी से पहले तक हमारी अफगानिस्तान की बहुत बड़ी बॉर्डर थी। आजादी से पहले तक, क्योंकि पाकिस्तान था ही नहीं, जो था भारत था। तो आजादी से पहले यानी 1947 के पहले हमारी सीधे अफगानिस्तान से बॉर्डर लगती थी। और इस रेखा को क्या कहते थे, इस रेखा को कहते थे ड्यूरेंट लाइन। क्या कहते थे, इस बॉर्डर को क्या कहते थे, ड्यूरेंट लाइन। तो आज ड्यूरेंट लाइन किसके किसके बीच बॉर्डर बनाती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन आजादी के पहले ये बॉर्डर हमारी और अफगानिस्तान की। तो सवाल ये है कि ड्यूरेंट लाइन जब आजादी के पहले थी, मतलब अंग्रेजों ने तय किया होगा इसको, तो ड्यूरेंट लाइन बनी कब थी, तो ड्यूरेंट लाइन बनी थी 1893 में। 1893 में एक तरह के सीमा का बंटवारा कर दिया गया था कि भाई भारत का यानी ब्रिटिश इंडिया का एरिया, ये पूरा ब्रिटिश इंडिया था उस समय, तो ब्रिटिश इंडिया का एरिया कौन सा रहेगा और अफगानिस्तान का एरिया कौन सा रहेगा। तो ड्यूरेंट लाइन कब से बनी, 1893 से। आज भी ड्यूरेंट लाइन है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन आज वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ तक की बातें क्लियर है तो रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, तो ये आजादी के पहले तक मेरा पड़ोसी मुल्क था और बहुत बड़ी बॉर्डर थी हमारी। आजादी के बाद भी हमारी बॉर्डर है, लेकिन ये जो तलगी है छोटी सी, वखान कॉरिडोर से हमारी बॉर्डर है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के इतिहास की। तो अफगानिस्तान का इतिहास भारत से अलग नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अगर हम सबसे पहले बात करें तो अशोक का जब रूल था, अशोक का, तब ये अफगानिस्तान का बहुत बड़ा एरिया मेरे पास था। अशोक के बाद हम बात करें कि जब गुप्ता डायनेस्टी का रूल था, तब भी अफगानिस्तान का बहुत बड़ा एरिया मेरे पास था। गुप्ता डायनेस्टी के बाद बात करें जब हर्षवर्धन कुछ समय रूल किया, तब भी ये एरिया लगभग हमारे पास था। उसके बाद हम बात करें कि जब अकबर का एरिया आया, अकबर का समय आया मुगल में, तब ये इसका बहुत बड़ा एरिया हमारे पास था। उसके बाद बात करें तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, तब भी इसका बहुत बड़ा एरिया मेरे पास था। ठीक, यानी हमारी साझी विरासत है। अफगानिस्तान बहुत समय तक भारत के अधीन रहा है, और इसमें सबसे बड़ा एरिया जिसका था वो अशोक का था, महान अशोक का था। अब अफगानिस्तान, जो आज आपको अफगानिस्तान दिख रहा है, इस अफगानिस्तान को स्वरूप किसने दिया है, तो एक व्यक्ति था, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। ये आप लोग जानते होंगे कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है, पानीपत का थर्ड बैटल, उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था। अभी कोई फिल्म आई थी, इसमें संजय दत्त ने अहमद शाह अब्दाली का रोल किया था, अर्जुन कपूर भी था उसमें, मुझे याद नहीं उस फिल्म का नाम, लेकिन पानीपत थी। पानीपत, अच्छा पानीपत ही मूवी का नाम था। अच्छा, तो ये जो एक्चुअल में आज आप अफगानिस्तान का ये जो करंट डे अफगानिस्तान देख रहे हो, ये अफगानिस्तान को किसने बसाया है, ये बसाया अहमद शाह अब्दाली ने। जिस तरह आपके देश के राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी, उस तरह अफगानिस्तान के राष्ट्रपिता कौन है, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। कहीं कहीं इसका नाम लिखा है अहमद शाह दुर्रानी, कहीं कहीं इसका नाम लिखा है अहमद शाह दुर्रानी। ठीक है, अब्दाली भी वही है, दुर्रानी भी वही है,
और यहाँ पे जिस डायनेस्टी ने रूल किया उस डायनेस्टी को नाम क्या दिया गया था, उस साम्राज्य का नाम था दुर्रानी एम्पायर या दुर्रानी साम्राज्य। ठीक, तो दुर्रानी साम्राज्य ने के जो अहमद शाह अब्दाली थे, जो उसने भारत पे आके अटैक किया, मराठाओं को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हराया और बहुत बड़े ब्लंडर किया, बहुत सारे शहरों को लूटा, मराठाओं को खत्म कर दिया एक तरह से, वो अहमद शाह अब्दाली है, जो कि अफगानिस्तान का क्या है, राष्ट्रपिता कह सकते हैं, फादर ऑफ द नेशन। तो हमने अभी तक ये देखा कि 1893 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भैया एक रेखा खींच दी यहाँ पे ड्यूरेंट लाइन और बोला भैया तुम अपना इलाका संभालो, अपना इलाका संभालो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने तीन बार अफगानिस्तान में अटैक किया, 3 बार। और जो आखिरी अटैक था वो 1917-18 में हुआ था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। और तीनों अटैक में लगभग ब्रिटिश आर्मी की हार हुई यहाँ पे। और ध्यान रखिए ब्रिटिश आर्मी में कोई अंग्रेज लड़ने नहीं गया था, ब्रिटिश आर्मी में भारतीय ही लोग गए थे। यानी फिर भी 3 बार अटैक किया लेकिन इस अफगानिस्तान को ब्रिटेन जीत नहीं पाया। और अल्टीमेटली इस थर्ड एंग्लो अफगान वॉर के बाद से अफगानिस्तान को एक तरह की स्वायत्तता मिल गई थी कि भैया तुझे जो करना है कर, हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और 1893 में इन्होंने तो बाकायदा रेखा बना दी जिसका नाम था ड्यूरेंट लाइन। यहाँ तक की बातें क्लियर है तो रिप्लाई कर दो। Yes, sir. Yes, sir. यानी मोटे तौर पे हम कहें 1920 से लेकर से अफगानिस्तान एक तरह का स्वतंत्र देश है। ठीक, क्योंकि थर्ड एंग्लो अफगान वॉर के बाद से ब्रिटेन ने हाथ पल्ला झाड़ दिया, भाई तुझे जो करना है कर। ठीक, अब थोड़ा सा इसकी लोकेशन आप देखो। ये लोकेशन ऐसी है कि किसी को अगर चाइना से इधर जाना है तो भी अफगानिस्तान होकर जाएगा, किसी को वेस्ट से ईस्ट की ओर आना है तो भी अफगानिस्तान होके आएगा, किसी को ऊपर से नीचे जाना है तो भी अफगानिस्तान होके आएगा, किसी को नीचे से ऊपर जाना है तो भी अफगानिस्तान होकर जाएगा। मतलब ये एक तरह का चौराहा है, ये एक तरह का चौराहा है। इंग्लिश में कहते हैं ये एक तरह की क्रॉस रोड है, क्रॉस रोड्स इसे कहते हैं, क्रॉस रोड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। यहाँ और बहुत बड़ी आबादी यहाँ रहती है और जहाँ जब भी गुजरती है तो अफगानिस्तान होकर गुजरती है। यानी इसकी जो जोग्राफिक लोकेशन है वो ऐसी है कि कहीं भी जाओ अफगानिस्तान से तो गुजरना ही पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर ईरान से क्यों नहीं चले जाते, ईरान से क्यों नहीं चले जाते, अफगानिस्तान ही क्यों जाना है? भैया आप कहीं से भी जाओगे, अब या तो बिल्कुल समंदर किनारे से जाओगे तब अफगानिस्तान नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी तो अफगानिस्तान तो मिलेगा ही। यानी इसकी जो जोग्राफिक लोकेशन है ऐसी है कि भाई आपको यहाँ से गुजरना ही है। जो चाहे सिकंदर आया हो भारत में लूटपाट करने, चाहे बाबर आया हो, या जो कोई भी भारत में आए हैं अटैक करने, सब अल्टीमेटली अफगानिस्तान से आए और लौटे भी अफगानिस्तान से। अब अफगानिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि भाई आना जाना तो आपको यहीं पड़ेगा, सलाम तो यहीं ठोकना पड़ेगा, एक बार मुलाकात तो अफगानिस्तान में घुसना पड़ेगा आपको। तो ये जो इसकी जोग्राफिक लोकेशन है ये इसके लिए वरदान भी बन गई और अभिशाप भी बन गई, वरदान भी बन गई और अभिशाप भी बन गई। यानी इट्स जोग्राफिक लोकेशन प्रूव्ड एज बोन एंड बेन, यानी ये इसके लिए बोन भी बनी, इसी के लिए बेन भी बनी। ठीक, बोन इसलिए कि भाई हर आते जाते वाला व्यक्ति अफगानिस्तान होकर गुजरता तो यहाँ से जब वो निकलता था तो इनको टैक्स दिया करता था, यहाँ के ट्राइबल लोगों को पैसा मिलता था। अभिशाप इसलिए कि हर आने जाने वाला व्यक्ति सोचता था कि यार जब इसी चौराहे से निकलना है तो क्यों ना इस चौराहे पे कब्जा कर ले। तो हर बड़े देश ने कोशिश की अफगानिस्तान को कब्जा करने की और इसीलिए इस पर कई बार अटैक हुए हैं और कई बार इसको कोशिश की कब्जा करने की। लेकिन ध्यान रखिए कोई इसको कंप्लीटली रूल नहीं कर पाया, कोई भी इसको जीत नहीं पाया। इसीलिए इसको एक और शब्द मिला है, इसे कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ सिविलाइजेशन, ग्रेव यार्ड ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सभ्यताओं की कब्रगाह। कब्रगाह तो आप लोग जानते होंगे जब मर जाते हैं दफन कर देते हैं। यानी यहाँ जो भी घुसा है, जो भी, सिकंदर घुसा बर्बाद हुआ, अशोक एक बार गया तो बर्बाद हुए यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे तो जब कुषाण लोग आए वो बर्बाद हुए, गुप्त बर्बाद हुए। उसके बाद अकबर को यहाँ पे मुंह की खानी पड़ी। फिर यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह का एरिया था वो बर्बाद हुआ एक तरह से। मतलब बर्बाद मतलब ऐसे नहीं कि रोड पे आगे भिखारी बन गए, मतलब जो जो यहाँ पे घुसा है उसको घाटा लगाया। उसके बाद ब्रिटेन यहाँ पे 3 बार युद्ध लड़ा, बर्बाद हुआ। उसके बाद आज़ादी मतलब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर रशिया ने कोशिश की यहाँ पे घुसने की, उसके टुकड़े ही हो गए, यूएसएसआर टूट गया। उसके बाद अभी हम देख ले अमेरिका घुसा 20 साल यहाँ पे, क्या हुआ अमेरिका के साथ? मुंह की खा के गया ना। इसलिए इसे कहते हैं सभ्यताओं की कब्रगाह। आ जाओ, जिसको आना हो आ जाओ। यानी अफगानिस्तान में
घुसना बहुत आसान है, क्योंकि जब आप घुसते हो तो आपको कोई रोकता नहीं वहां पे। ऐसे यहाँ पे कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है इंडिया जैसे कि घुसते ही हमारे विक्रम बत्रा खड़े रहेंगे कि बोलो शेरशाह खड़ा है कि आओ कैसे घुसोगे। यानी इनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, सब कोई घुस जाते हैं। लेकिन अब यहाँ घुस जाते हैं तो फिर यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं गुरिल्ला पद्धति से इतना मारते हैं, इतना घुमा घुमा मारते हैं कि आप बच नहीं पाते। तो इसीलिए इसको कहा गया सभ्यताओं की कब्र। और पिछले 2000 सालों से यहाँ पे सब लोग घुसने की कोशिश किए हैं कि चौराहा वाला एरिया है पकड़ लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बर्बाद हुए हैं, सब भाग गए हैं यहाँ से। यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। और अभी सबसे लेटेस्ट सभ्यता, सबसे लेटेस्ट सिविलाइजेशन कौन है? यूएसए, जो कि यहाँ 20 साल बैठा और बर्बाद होकर वापस चला गया। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि अफगानिस्तान में भाई घुसना आसान इसलिए कि भाई इनके पास कोई आर्मी उर्मी तो है नहीं कि भाई डर रहा है ना, लेकिन यहाँ पे लोग बर्बाद कैसे हो जाते हैं? यहाँ पे बड़ी बड़ी आर्मी आती है, बड़े बड़े देश आते हैं, सालों साल रहते हैं, अपने लोग को खोते हैं, पैसा लगता है, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन इसको जीत नहीं पाते। क्यों नहीं जीत पाते? इसके लिए अब मैं सैटेलाइट मैप ऑन कर रहा हूं। अब देखते हैं अफगानिस्तान को थोड़ा करीब से। अब ये अफगानिस्तान की टेरेन देखो, इसकी जमीन देखो। इस जमीन को देख के आपको क्या लग रहा है? क्या यहाँ पे समतल जमीन है? लग रही क्या आपको समतल जमीन? ये बिल्कुल समतल नहीं दिख रही है आपको। ठीक, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे यहाँ पहाड़ है। देखो मैं कितना भी जूम करता जा रहा हूँ, आपको यहाँ पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं। समझ में? जहां भी देखो आपको पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़। यहाँ पहाड़ है, यानी ये जमीन समतल नहीं है। और जब पहाड़ होते हैं, अब मान लीजिए समतल इलाके में मैदान में कोई खड़ा है तो आसमान से हेलीकॉप्टर आएगा तो देख लेगा कि भैया कोई खड़ा है। लेकिन इन पहाड़ों में लोग गड्ढा करके इसमें गुफाओं बना बना के यहाँ छुप जाते हैं। तो आप ऊंचाई से यहाँ तक कि सेटेलाइट से भी ढूंढो ना, ये हम सेटेलाइट से तो देख रहे हैं, गूगल मैप एक सेटेलाइट से दिखा रहा हूं मैं आपको। कुछ दिख रहा है यहाँ पे क्या के अंदर कौन छुपा हुआ है, क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब यहाँ की टेरेन देखो आप, हर जगह पहाड़, हर जगह पहाड़। मतलब इसको आप, कोई ये सोचे कि मैं इस देश में घुस जाऊं और इस देश को जीत लूं तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि भैया तुम जीतोगे कैसे इस देश को? तुम्हारी कार तो यहाँ चलेगी नहीं, बस चलेगा नहीं, ट्रक चलेगा नहीं, इतने पहाड़ है यहाँ पे, रोड वोड तो है नहीं यहाँ पे। यहाँ तो पथरीली जमीन है, पहाड़ है यहाँ पे। असल में यहाँ जो पहाड़ है इसे कहते हैं हिंदू कुश की पहाड़ियां। तो यहाँ तुम्हारे बड़े बड़े प्लेन ट्रेन तो चलेगी नहीं यहाँ पे। तुम चलोगे कैसे यहाँ पे? पैदल चलोगे। और जब पैदल चलोगे तो तुम नीचे चल रहे हो पहाड़ी के नीचे, ऊपर से बैठा है कोई व्यक्ति, उधर से रॉकेट लॉन्चर दाग देगा, गोली मार देगा आपको। यानी आप तो हमेशा उसकी निगाहों में है, क्योंकि वो पहाड़ों में बैठ के देख रहे हैं, अंधराओं में छुपे हैं, गुफाओं में छुपे हैं, और छुप छुप के आपको मारेंगे। तो इसकी जो ज्योग्राफिक लोकेशन है ये बताती है कि भाई ये कोई प्लेन नहीं है। भाई भारत में देखो ये प्लेन है, ये देखो ये पूरा रेगिस्तान वाला एरिया प्लेन है, पूरा प्लेन दिख रहा है आपको। यहीं पे हरियाणा में पानीपत है, वहीं पे इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं पानीपत में, यही है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये देखो पूरा पहाड़ी इलाका है। और इसी वजह से यहाँ घुस तो गए आप आसानी से, लेकिन आप यहाँ कभी निकल नहीं पाते, क्योंकि आप घुसते चले जाते हो, घुसते चले जाते हो अपनी आर्मी लेके। पहले तो आप कुछ भी लेके आओ, ट्रेन बस लेके आओ, सब आपका जाम हो जाता है, चलता नहीं यहाँ पे। फिर आप धीमे धीमे पैदल चलते हो, अपनी आपकी गाड़ी भले 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाली कार है, 200 किलोमीटर की रफ्तार दौड़ने वाली कार है, लेकिन यहाँ चलती 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। पहाड़ है, पहाड़ों में चढ़ना उतरना मुश्किल वाला काम है। कहीं भी बम फंसा रख देंगे, माइंस रख देंगे, कहीं भी गड्ढा कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, ऊपर से चट्टानी गिरा देंगे आपकी कार के ऊपर, आप मर जाओगे। यानी कहने को आप दुनिया की बेहतरीन मिलिट्री क्यों ना हो, और आप सोचो कि हम सेटेलाइट से देख ले कहाँ छुपे, तो सेटेलाइट भी दिखा नहीं पाएगी, वो तो पहाड़ों में छुपे है ना। सेटेलाइट थोड़ी ना पहाड़ के अंदर से घुस के देख लेती है। तो ये इसकी टेरेन है, यानी इसकी टेरेन ही इसके लिए मुफीद है, इसके लिए टेरेन ही इसके लिए एक तरह से आइडियल कंडीशन है गुरिल्ला वॉरफेयर की। गुरिल्ला तो आप लोग जानते हैं, हमारे देश के शिवाजी ने गुरिल्ला पद्धति अपनाई थी, छुप के वार करना। जंगल में कोई घुस जाए एक बार, पेड़ों में कूद कूद के मारते थे, दिखता ही नहीं है कोई। भाई सामने खड़े हैं अगर 500 लोग तो हम यहाँ टैंक चला देंगे, लेकिन हमें दिख ही नहीं रहा कि 500 कहाँ छुपे, तो कैसे टैंक चलाओगे भाई? और जंगलों में कैसे चलाओगे? यहाँ तो जंगल भी, यहाँ तो पहाड़ है, हिंदू कुश की पर्वतमालाएं हैं। इसलिए चाहे सिकंदर गया हो और चाहे अभी का अमेरिका गया हो, सब यहाँ जाके बर्बाद होते हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो रिप्लाई कर दो। यस सर। यस सर। यस सर।
अब ये जो अफगानिस्तान है, अब अफगानिस्तान में भाई देखो, जहाँ पे समतल जमीन होती है, भाई हमारे यहाँ गंगा यमुना का बड़ा बड़ा प्लेन एरिया है, तो यहाँ बड़े बड़े शहर बसे, कॉलोनी बसी, इलाके बसे, कस्बे बने, बड़े बड़े शहर बसे। यहाँ तो ऐसा कोई प्लेन जगह है नहीं, पथरीली जमीन है। इस पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ 12% जमीन है कृषि योग्य, कृषि योग्य भूमि सिर्फ 12% है, ठीक, क्योंकि पहाड़ है यहाँ पे, तो कृषि कहाँ से होगी। दूसरा चीज, इतने सारे पहाड़ हैं, तो ऐसा भी नहीं कि भैया बहुत बड़ी घनी आबादी एक जगह रहती हो, जैसे भाई इंदौर है, भोपाल है, दिल्ली है, करोड़ों लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई शहर नहीं मिलेगा जहाँ करोड़ों लोग रहे। पूरे अफगानिस्तान में अभी 3 करोड़ 80 लाख लोग हैं, इतने लोग हैं पूरे अफगानिस्तान में, 3 करोड़ 80 लाख। क्यों? पूरे जगह पहाड़ है, जमीन भी कृषि योग्य भूमि नहीं है इनके पास, लेकिन जितनी भी इनकी भूमि इनके पास है उसमें ये उगाते हैं अफीम, यानी इंग्लिश में कहते हैं ओपियम उगाते हैं। और दुनिया की सबसे ज्यादा अफीम यही उगती है, सबसे ज्यादा अफीम। और अफीम तो आप जानते हैं क्या होता है, अफीम से तो मेडिसिन बनती है, और अफीम से बनती हीरोइन, है ना। और उसके बाद तो भाई ये अफीम हमारे पंजाब भी आती है, फिर शाहिद कपूर फिल्म बनाते उड़ता पंजाब। और आप तो जानते हैं ड्रग्स हैं, और ड्रग्स से तो हमारे नौजवान तो मतलब आदि बनाया जा सकता है। और अफीम में पैसा बहुत है भाई, 1-1 किलो अफीम मुझे नहीं पता क्या रेट है, फिर भी 10-15 लाख से कम नहीं बिकती होगी, ठीक है भाई। 1 किलो आप गेहूं बेचने जाओगे 18 रुपए का, 1 किलो अफीम बेचने जाओगे 10-15 लाख, जो भी रेट हो मुझे नहीं पता भाई, लेकिन फिर भी इतना तो होगा ही। और दुनिया की सबसे ज्यादा अफीम है इनके पास, मतलब इनके पास जमीन भले कम है, लेकिन इनके पास पैसा बहुत है, क्योंकि इनके पास अफीम है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है कि इनके पास जमीन नहीं है क्योंकि पहाड़ है, लेकिन ये इनके पास जो जमीन है वो अफीम होती है। दुनिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट, दुनिया की सबसे ज्यादा अफीम अफगानिस्तान में होती है, और अफीम है तो पैसा है। अब यहाँ पे जब बहुत सारे लोग रहते हैं अलग अलग जगह, मतलब छितरे हुए हैं, तितर बितर रहते हैं, तो इन लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे कबीले बनाए हैं, कबीले कि ये मेरा कबीला है, तेरा कबीला, ये इस पहाड़ के इधर इसका कबीला, इस पहाड़ के उधर इसका कबीला, इसका कबीला। और ये कबीले जो है ना, ये आज से नहीं सदियों से रहते आ रहे हैं। इनमें से कुछ कुछ कबीले मतलब कुछ जनजाति बहुत बड़ी हो गई हैं। जैसे इस इलाके में देखेंगे तो जो जनजाति आपको इस इलाके में मिलेगी, इसे कहते हैं पश्तो, पश्तो ट्राइब, पश्तो। पश्तो अफगानिस्तान में मिलेगी, पश्तो पाकिस्तान में मिलेगी, मतलब ये पूरा बेल्ट पश्तो का है। और जब ड्यूरंड रेखा बनी थी ना, तो अंग्रेजों ने जानबूझ के ऐसी रेखा बनाई कि आधे पश्तो इधर रह जाएं, आधे पश्तून इधर रह जाएं, लेकिन पश्तो ट्राइब यहाँ रहती है। इधर वाली जो एरिया है, इधर आपको मिलेगी हजारा ट्राइब, ठीक है। और इधर इधर उज्बेक ट्राइब मिलेगी, उज्बेक, उज्बेक, ताजिक, मतलब बहुत सारी ट्राइब है, मतलब लेकिन सबसे बड़ी ट्राइब पश्तो ट्राइब और हजारा ट्राइब, इस तरह बहुत सारी ट्राइब्स हैं यहाँ पे। और ट्राइब है यानी अभी भी ट्राइबल इनका रूल रेगुलेशन चल रहा है, मतलब इनका एक कबीला होगा, कबीला का एक सरदार होगा, और सरदार तो भाई सरदार है। तो यहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई रोल नहीं, क्योंकि पढ़े लिखेंगे कैसे बच्चे, यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। क्योंकि भैया देखो, कहते हैं पैसा आएगा तो समृद्धि आती है, लेकिन इनको पैसा कैसे मिल रहा है? अफीम के माध्यम से मिल रहा है, और आज से नहीं हजारों साल से अफीम बेच रहे हैं। इनके पास पैसा है, और ये पूरा इस्लामिक एरिया है, इस्लामिक एरिया है, और यहाँ पे कट्टर इस्लामिक लोग रहते हैं, और वो शरीयत कानून मानते हैं, शरीयत। और शरीयत कानून कहता है भाई पढ़ाई हराम है, पढ़ना नहीं है, पढ़ाई कोई बुरा मानते हैं। उसके बाद तो महिलाओं को पढ़ना और बुरा है, महिलाओं का काम करना और बुरा है, महिलाओं का बुर्का पहनना सही है, महिलाओं के घर से बाहर जाना बुरा है। तो जब शरीयत कानून मानते हैं, और पैसा है ही इनके पास, संबंधता बहुत है इनके पास, करोड़ों की कार में घूमते हैं ये। हमारे भारत के अमूमन हर आम आदमी से अच्छा जीवन जीते थे अफगानिस्तानी, बहुत अमीर, बहुत अमीर, अमीरी भी क्या, बहुत अमीर लोग हैं ये। लेकिन दकियानूसी ख्यालों के लोग हैं और शरीयत कानून मानते थे, और इस वजह से हमने देखा कि भाई यहाँ पे पैसा है, समृद्धि है, लेकिन एजुकेशन नहीं है। और जब एजुकेशन नहीं है तो एक तरह का तर्क शक्ति नहीं है, और जब तर्क शक्ति नहीं है, सवाल जवाब नहीं होते, तो भाई ये जो पुरानी चली आ रही रिवायतें वही चला आ रहा है। तो यहाँ पे जो ट्राइब लोग हैं ये अपने आप में बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मजबूत। और यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है कि भाई यहाँ की कोई दिल्ली है, यहाँ की कोई काबुल है, और वहां से पूरे अफगानिस्तान में रूल चलता है, ऐसा नहीं कहने को। यहाँ पे हर इलाके का अपना अलग सरदार है, हर इलाके का अपना अलग कानून है। यहाँ तक की कहानी समझ में आई आपको? इनकी सोसाइटी कैसी, रिप्लाई कर दो। Yes, sir. अब 1979 में ईरान में क्रांति हुई थी, जिसे कहते हैं इस्लामिक क्रांति। यानी यहाँ पे पहले ये जो पूरा एरिया था, ये अमेरिका का जो दोस्त था उसके अंडर में था, रजा शाह पहलवी नाम का एक आदमी था। बाद में यहाँ पे एक क्रांति हो गई, क्रांति मतलब जो यहाँ का एक धार्मिक गुरु नाम था उसका अतातुल्लाह
खुमैनी नाम का एक व्यक्ति था, वो विदेश में रहता था, उसने यहाँ पे और पूरी क्रांति कर दी और इसने बोला कि अब यहाँ पे इस्लामिक क्रांति हो गई है और यहाँ भी शरीयत कानून लाया जाएगा, शरीयत कानून। यानी 1971 से पहले एग्जाम्पल के तौर में बताऊं तो ईरान की लड़कियां शॉर्ट्स पहन के घूम लेती थी, लेकिन 1979 के बाद बेचारी लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाई। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कितना मॉडर्न था, लेकिन 1979 में इस्लामिक क्रांति हो गई। तो अमेरिका को लगा यार इस्लामिक क्रांति हो गई, कहीं अफगानिस्तान में भी इस्लामिक क्रांति ना आ जाए। यानी अफगानिस्तान वैसे भी मतलब जैसा है, लेकिन हर कोई चाहता है कि अफगानिस्तान मेरे पास रहे, क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है कि मैंने बोला दुनिया के हर देश चाहते थे। और पहले हमारे यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चाहती थी कि ये इलाका मिल जाए, उसके बाद यूएसएसआर बहुत सालों तक चाहता रहा कि ये इलाका मिल जाए, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो यूएसए था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चला। उस कोल्ड वॉर में ये था कि भैया उस कोल्ड वॉर में जब चला कि भाई सबसे ज्यादा आबादी किसके पास रहेगी, सबसे ज्यादा शाह मोहम्मद रजा पहलवी, हाँ ठीक है। उस कोल्ड वॉर में चल ही रहा था, उस कोल्ड वॉर में अमेरिका भी चाह रहा था कि अफगानिस्तान पे मेरा कब्जा हो जाए, कब्जा मतलब मेरा आदमी यहाँ बैठ जाए, मुझको व्हाट्सएप करने वाला आदमी बैठ जाए। यूएसएसआर सोचा था मेरा आदमी बैठ जाए। अब दूसरा, यूएसएसआर अगर यहाँ पे आता तो यहाँ पे क्या फैलता, कम्युनिज्म फैलता, कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट सरकार बनती, सोशलिस्ट सरकार बनती। और अमेरिका यहाँ पे आता तो कैसी सरकार बनती, कैपिटलिस्ट बनती, यानी पूंजीवाद सरकार बनती। तो हर कोई चाह रहे थे अफगानिस्तान उनके पास आ जाए, ठीक है। लेकिन जाने अनजाने कोल्ड वॉर के समय में भी अफगानिस्तान में लगभग यूएसए का क्या था, बोलबाला था, हल्का फुल्का इसकी बात मानी जा रही थी, क्योंकि अफीम उत्पादक देश तो, और अफीम तो भैया दुनिया भर में बिक रही थी। यूएसए यहाँ के छोटे छोटे ट्राइबल्स लोगों को हथियार दिया करता था फ्री में, भाई तुम्हारे बच्चे का बर्थडे है, लो AK-47 ले लो, अच्छा तुम्हारा बर्थडे है, लो तुम AK-47 ले लो। ऐसे हथियार बिके करते थे, यहाँ पे फ्री में मिलता था। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यूएसए जो है दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस प्रोडक्शन कंपनी है, यानी डिफेंस बहुत सारा बनता है यहाँ पे। और अगर मान लो उसे कोई भी माल, जैसे होता है ना कि भाई जियो जब अपना नया नया जियो लाया प्लान, उसने लोगों को फ्री में दिया कि भैया फ्री में लो, फिर उसने इसलिए दिया कि जब आग पड़ जाएगी आपके तो आप पैसा दोगे। तो ऐसे ऐसे लोग, ऐसे देशों को जहाँ पे आतंकवाद है, यहाँ पे जहाँ टेररिज्म है, यहाँ पे जहाँ सेल वॉर की स्थिति, वहाँ पे अपने जो डिफेंस प्रोडक्ट है ना फ्री में बांट के आता है, डेमो दे के जाओ फ्री में चलाओ। क्योंकि अफगानिस्तान में यूज होता रहेगा तो पाकिस्तान भी देख के बोलेगा साहब हमको भी दे दो, कितने रुपए में बेच रहे हो। फिर इंडिया बोलेगा भाई कितने में बेच रहे हैं, हमको भी दे दो। ये डेमो फाइल्स अफगानिस्तान में देता रहता था हमेशा। यानी ठीक ठाक इनकी यहाँ पे सरकार चल रही थी, यानी यहाँ पे जो भी चल रहा था ठीक ठाक था। अब क्या हुआ, जब 1979 में यहाँ पे जब ईरान में ईरानी क्रांति हुई, तो अफगानिस्तान में भी एक व्यक्ति था, एक राजा था, उसका नाम मत जानो क्या था, लेकिन वो देश के बाहर गया हुआ था, राजा कह लो या डिक्टेटर कह लो, जो भी कह लो। तो उसका जो भतीजा था दाऊद खान नाम का, दाऊद खान ने, उसका चाचा गया था बाहर और दाऊद खान ने तख्ता पलट कर लिया। जब तख्ता पलट कर लिया दाऊद खान ने, तो अमेरिका को भी लगा कि यार क्यों ना हम अफगानिस्तान पे पहुंच जाएं और अफगानिस्तान को जीत ले, और ऊपर से यूएसएसआर को लगा कि हम अफगानिस्तान पे पहुंच जाएं और अफगानिस्तान को जीत ले। और आप सोच लें कि यूएसएसआर मतलब आज का रशिया, हाँ 1991 से पहले रशिया बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन 1991 में वो टूट गया और 15 देशों में टूट गया, और उसी में से एक देश रशिया है। तो पहले ना यूएसएसआर की बॉर्डर यहाँ तक लगा करती थी, पहले अफगानिस्तान से सीधे बॉर्डर लगती थी यूएसएसआर की, सीधे बॉर्डर लगती थी। तो अमेरिका चाह रहा था कहीं यूएसएसआर इसको इन्वेड ना कर ले और यहाँ भी अपना सोशलिज्म समाजवाद को छेड़ दे, और तो अमेरिका चाह रहा था नहीं नहीं मैं इसको इन्वेड कर लेता हूँ, मैं इसको रख लेता हूँ। तो 1979 का वो दौर था कि यहाँ पे एक देश है आज उज्बेकिस्तान, लेकिन तब वो यूएसएसआर का पार्ट था। तो यहाँ से यूएसएसआर की आर्मी अफगानिस्तान में एंटर करना शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ पे यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी अफगानिस्तान की, उसकी कुछ समय के लिए सरकार बनी थी, लेकिन उसको तख्ता पलट हो गया था, मतलब उसकी सरकार को गिरा दिया गया था। तो यूएसएसआर ने बोला कि यार जब मेरे आदमी की यहाँ पे सरकार बनी थी तो तुमने गिराई क्यों। तो यूएसएसआर अपनी आर्मी लेके यहाँ पे घुस गया, और जैसे यूएसएसआर यहाँ पे घुसा अमेरिका के कान खड़े हो गए। उसको लगा कोल्ड वॉर चल ही रहा था और उसको लगा कहीं अफगानिस्तान यूएसएसआर ले ना ले। असल में यूएसएसआर अफगानिस्तान लेना चाह रहा था 1907 से लेना चाह रहा था, सॉरी 1807 से उम्मीद बनाए बैठा था यूएसएसआर 1807 से कि मैं कभी ना कभी अफगानिस्तान पे कब्जा करूंगा। और इसको मौका कब मिला, 1979 में। देखो मतलब कितना वेट किया इस आदमी ने, लगभग 150 साल वेट किया इस आदमी ने। और हाँ ये ग्रेट गेम यही है कि जब दो बड़ी बड़ी पावर्स लड़ रही हैं अफगानिस्तान के लिए, उसको एक ग्रेट गेम कहा गया। तो शुरू में ये ग्रेट गेम चल रहा था ब्रिटेन और यूएसएसआर के बीच में। रशिया सोच रहा था कि मैं कब्जा करूं, कि ब्रिटेन सोच रहा था मैं कब्जा करूं। बाद में ब्रिटेन हट गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भग गई यहाँ से। तो फिर ये ग्रेट गेम चला अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में।
तो 1979 का वो दौर था कि यूएसएसआर की आर्मी यहाँ पे घुस गई। जब यहाँ पे घुस गई तो यूएसए ने यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनको उकसाना शुरू किया कि भाई तुम्हारे यहाँ विदेशी देश का आर्मी कैसे घुस गया। और असल में जब आर्मी घुसी थी ना तो ऐसे नहीं कि सैनिक आए थे, पूरे पूरे टैंक उतर के आ गए थे, टैंक। यहाँ पे एक देश है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक नदी बहती है, नदी, इसको कहते हैं आमू दरिया, आमू दरिया। और उस नदी में एक पुल है, वो वही पुल अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान को जोड़ता है। तो उसी पुल से टैंक आ गए थे, तो दुनिया भर में हलचल मच गई थी क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था और यूएसएसआर के आर्मी टैंकों के साथ अफगानिस्तान में घुस रही थी 1979 में। यूएसए बहुत दूर था, यूएसए ने अपनी आर्मी सीधे तो नहीं उतारी यहाँ पे, लेकिन यहाँ के ट्राइबल लोगों को उसने उकसाया। कि पहली चीज क्या उकसाया, यूएसएसआर जो देश है ना, आज भी ये देश कैसा है, ये नास्तिक देश है। कौन सा देश है ये, नास्तिक। मतलब यूएसएसआर यानी आज का रशिया भगवान को नहीं मानता। और अफगानिस्तान कैसा देश था, इस्लाम को जो कट्टर धार्मिक था। तो पहले यूएसए ने इनको उकसाना शुरू किया, यहाँ के ट्राइबल लोगों को, हजारा पश्तून लोगों को, कि अरे भाई देखो नास्तिक घुस आ रहा तुम्हारे देश में, नास्तिक घुस आ रहा है, कुछ करो। और दूसरा, इनको भी बुरा लगा इन ट्राइबल लोगों को कि ये कौन होता है भाई मेरे देश में घुसने वाला। भाई ये लोग समझ लो सदियों से आजाद रहे हैं, इनके पास पैसा बहुत था, आजाद रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया ट्राइबल लोगों का यहाँ पे कबीलों का रूल चलता था। तो अमेरिका ने यहाँ पे इन ट्राइबल लोगों को ट्रेंड करना शुरू किया कि भैया तुम लड़ो, किसके खिलाफ लड़ो, यूएसएसआर के खिलाफ लड़ो। तो इन ट्राइबल लोगों को क्या कहा जाने लगा, मुजाहिदीन। इन्हीं ट्राइबल लोगों जो यूएसएसआर के खिलाफ लड़ रहे थे, इसके खिलाफ लड़ रहे थे, उनको क्या कहा जाने लगा, मुजाहिदीन। मुजाहिदीन मतलब ऐसा व्यक्ति जो पवित्र युद्ध में लड़ाई कर रहा है, वॉरियर ऑफ होली वॉर, पवित्र युद्ध का योद्धा को मुजाहिदीन कहा गया। तो आप सब सर सोचेंगे सर पवित्र युद्ध होली वॉर क्या है। होली वॉर इसलिए क्योंकि इन अफगानिस्तानियों को लगा कि ये नास्तिक मेरे देश में आ रहा है, कल कब्जा कर लेगा, यानी मेरा इस्लाम खतरे में है, इसलिए इसको नाम दिया गया होली वॉर, पवित्र युद्ध। और इस युद्ध में हमें इन नास्तिकों को भगाना है, हमें इन यूएसएसआर को भगाना है। तो ये जो लोग जो इस पवित्र युद्ध में लड़ रहे थे उनको मुजाहिदीन कहा गया। और इनको इनडायरेक्टली कौन पैसा दे रहा था, यूएसए। पैसा, गोला बारूद, इनको बाकायदा हैंड ग्रेनेड दिया उसने, रॉकेट लॉन्चर दिया, कंधे में रख के एक स्ट्रिंगर करके मिसाइल थी, स्ट्रिंगर मिसाइल। वो मिसाइल ऐसी थी कि आप कंधे में रख के उसको लॉन्च कर सकते हो। तो रशिया का प्लेन आ रहा है, आप कंधे से लॉन्च कर दिया, प्लेन का प्लेन उड़ गया। क्योंकि रशियन लोग जानते थे यार, हर दुनिया का हर देश जानता है यहाँ इतने पहाड़ है कि यहाँ पे अपनी कार बाइक चलेगी नहीं, तो हमें अगर घुसना है तो प्लेन से आना पड़ेगा। और इनको क्या दिया था उसने, स्ट्रिंगर मिसाइल दी थी। तो मस्त ये कंधे में रखते थे वो मिसाइल और फटाक से लॉन्च किया, उनका पूरा पूरा प्लेन गिर गया। तो इस तरह मुजाहिदीनों का जन्म हुआ जो कि यूएसएसआर के खिलाफ लड़ रहे थे। यहाँ तक की कहानी क्लियर, तो रिप्लाई कर दो। Yes, sir. तो मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा है यूएसए। अब थोड़ा दिमाग में जोर डालना, मैंने बोला यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं और एक ट्राइबल लोग दूसरे ट्राइबल को पसंद नहीं करते। भाई हमारे देश में इसकी साड़ी मेरी साड़ी सफेद कैसे, इसके लिए तो ऐड बन जाता है टाइड का। तो यहाँ तो भाई एक ट्राइबल वाले के पास इतना पैसे कैसे, पैसा भाई अमेरिका दे रहा है, दूसरा ट्राइबल सोच रहा है मुझको क्यों नहीं दे रहा पैसा। भाई लड़ना है तो हम भी लड़ेंगे, हम तो लड़ाके हैं, बचपन से लड़ते आ रहे हैं। तो जो लड़ाके, जो ट्राइबल अमेरिका का साथ दिए वो तो मुजाहिदीन कहलाए। उन्होंने यूएसएसआर के साथ लड़ाई की, यानी 1979 से लेकर 1989 तक 10 साल तक यूएसएसआर यहाँ पे था, अपनी आर्मी लेकर यहाँ पे था। और उससे लड़ कौन रहे थे, मुजाहिदीन लड़ रहे थे। और मुजाहिदीन को फंड कौन कर रहा था, अमेरिका। इस 10 साल में यूएसएसआर ने इतना पैसा यहाँ लगाया, इतना बर्बाद हो गया बेचारा, कि 1989 में यूएसएसआर ने बोला चलो भाई अब हम वापस जाते हैं, हमसे ना हो पाएगा, इस अफगानिस्तान को हम जीत ना पाएंगे। 1989 में यूएसएसआर वापस चला गया और 2 साल बाद 1991 में यूएसएसआर टूट गया, उसका विघटन हो गया। रशिया प्लस 14 अलग देश बन गए। मतलब देखिए एक बड़ी, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, इतनी बड़ी सभ्यता, मतलब ऐसा नहीं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये सभ्यताओं का कब्रगाह, मतलब दुनिया की बड़ी सुपर पावर बर्बाद हो जाती है अफगानिस्तान जाके। तो 1989 में 79 में घुसा था रशिया यानी यूएसएसआर, 10 साल में बाहर चला गया और मुजाहिदीन ने इनको हरा दिया। तो 10 साल में मुजाहिदीन को खूब पैसा मिला, खूब। यहाँ तक कि ये मुजाहिदीन उस समय के राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन से मिलने गए थे व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के ऑफिस को कहते हैं ओवल ऑफिस। क्या कहते हैं, ओवल ऑफिस। वहां पे ये लोग मिलने गए थे, बाकायदा फोटो है नेट में कि मुजाहिदीनों के साथ मीटिंग कर रहा रोनाल्ड रेगन।
यानी इतना सपोर्ट कि सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति इनको बुला रहा है चाय पे। लेकिन आप भूल रहे हैं कि ये ट्राइबल लोग हैं और ये किसी के सगे नहीं होते। इनको जो पैसा देगा उसके लिए काम करेंगे, जो नहीं देगा उसको उल्टा गोली मार देंगे। अच्छा, इन्हीं मुजाहिदीनों, क्योंकि जब ये होली वॉर था, इस्लाम को बचाने का युद्ध था, तो सऊदी अरब से एक लड़का निकल गया, उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन, ये लड़का सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा परिवार था, सबसे अमीर परिवार था, उसको कहते थे बिन लादेन फैमिली। वो सऊदी अरब की रियल एस्टेट का परिवार था, यानी सऊदी अरब में जितने भी मॉल्स बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, जो भी बन रहा है, वो सब ये इनके पापा बनाते थे, बिन लादेन साहब। सऊदी अरब का सबसे अमीर आदमी, मतलब समझ लो अंबानी का बेटा। लेकिन ओसामा ने जब ये देखा कि भैया यहाँ पे इस्लाम को बचाने के लिए लड़ाई हो रही है और ये नास्तिक लोग, यूएसएसआर लोग यहाँ पे घुस गए हैं, ओसामा ने अपना घर परिवार छोड़ के आ गया यहाँ लड़ने। तो ओसामा क्या बन गया? एक मुजाहिदीन बन गया। तो ओसामा को भी ट्रेनिंग किसने दी? अमेरिका ने दी। ओसामा कई बार अमेरिका गया, वहाँ ट्रेनिंग लेके आया। अमेरिका ट्रेनिंग उसको क्यों दे रहा था? कि ये किसके खिलाफ लड़ रहा है? यूएसएसआर के खिलाफ लड़ रहा। तो कभी कहीं सुनने में आता कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने बनाया, अमेरिका ने उसको ट्रेनिंग दी। तो अब क्लियर हो रहा मेरी बात, ओसामा को कैसे घुस गया यहाँ पे? Yes, sir. तो भाई मुजाहिदीन लोगों ने जब 1989 में यूएसएसआर को हरा दिया, तो मुजाहिदीन को तो भैया इन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया कि अब मेरे पैर जमीन पे नहीं पड़ते। भाई इन्होंने यूएसएसआर को हरा दिया, 2 साल बाद जब वो टूट गया तो भैया इनके तो वारे नहीं आ रहे। भाई आदिवासी लोग, ट्राइबल लोगों ने पूरे पूरे देश को बर्बाद कर दिया। यूएसएसआर उस समय का सुपर पावर। तो जब मुजाहिदीन ये सब कर रहे थे, तो ऐसा नहीं कि पूरे अफगानिस्तान में सारे ट्राइबल लोग यूएसएसआर के साथ लड़ रहे थे, यानी खिलाफ लड़ रहे थे। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप अपना अलग अलग ग्रुप बना रहे थे। इसी में कुछ ट्राइबल ग्रुप लोगों ने अपना एक और संगठन बनाया, उसका नाम था तालिबान। ये भी ट्राइबल लोग थे, और इसमें मेजर ट्राइब जो थी वो पश्तो ट्राइब थी, पश्तो, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में ये भी थे। और इनको इनको ट्रेन कौन कर रहा था? पाकिस्तान। इन तालिबानियों को ट्रेन कौन किया? पाकिस्तान। तालिबान शब्द कहाँ से आया? तालिबान मतलब होता है मुस्लिम स्टूडेंट या इस्लामिक स्टूडेंट, ऐसा छात्र जो इस्लाम की पढ़ाई कर रहा है। एक शब्द तालीम, कि आपने क्या तालीम हासिल की? आप डॉक्टर इंजीनियर, तो आप बोलते हैं साहब मेरी तालीम ये है। उसी तालीम शब्द से शब्द आया है तालिबान। और ये लोग भी शुरू में तो यूएसएसआर के खिलाफ लड़े, लेकिन अल्टीमेटली एक कबीला दूसरे कबीले से तो बड़ा होना चाहेगा ना, कि भाई मेरा ही राज रहे। तो इन कबीलों को कहा जाता था वॉर लॉर्ड्स। क्या कहा जाता था? वॉर लॉर्ड्स। लॉर्ड्स मतलब भगवान होता है, मतलब ये जंग के भगवान है, युद्ध के भगवान है। खूब लड़ा करते थे आपस में, हमेशा से लड़े हैं, सदियों से लड़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इधर एक ग्रुप बनने लगा तालिबान, जिसको सपोर्ट कर रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान सपोर्ट क्यों कर रहा? क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से पैसा मांगता था कि भैया देखो मैंने पूरी टीम बना दी है, ये लड़ेगी यूएसएसआर के खिलाफ, पैसा दो। तो पाकिस्तान को अमेरिका पैसा देता था कि भैया तुम, और ये तालिबान को पैसा देता था कि लड़। तो तालिबान को भी अमेरिका ने बनाया, मुजाहिदीनों को भी अमेरिका ने बनाया। लेकिन दो अलग अलग चीज। जैसे मान लो मेरे पास 2 कार है, तो दोनों कार को खरीदा मैंने है, लेकिन दोनों कार का उपयोग मैं अलग अलग करता हूँ। तो वैसे ही मुजाहिदीन को भी अमेरिका ट्रेन कर रहा है, तालिबान को भी कर रहा है। जब तालिबान को इनडायरेक्टली कर रहा है, मुजाहिदीन को डायरेक्टली कर रहा है। और मुजाहिदीन और तालिबान की नहीं पट रही, क्योंकि कहने को तो एक ही देश के लोग हैं, और ये चाह रहे हैं कि हमारा रुतबा ज्यादा हो, ये चाह रहे हैं हमारा रुतबा ज्यादा हो। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? तालिबान कैसे पैदा हुआ? रिप्लाई करूं? Yes, sir. Yes, sir. अब 1989 में जब यूएसएसआर भाग गया यहाँ से, यूएसएसआर जब यहाँ से भाग गया, तो यूएसए ने बोला यार अब मैं क्यों पैसा दूं यार, मैं भी चलो अपने घर चलता हूँ। अब तो कोल्ड वॉर, जैसे यूएसएसआर भागा और उसके बाद 2 साल बाद जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो कोल्ड वॉर खत्म हो गया, कोल्ड वॉर का एंड हो गया। क्यों? दुनिया में 2 लोग लड़ाई कर रहे थे, एक मर गया तो एक जो जिंदा बचा वो विनर हो गया। तो अमेरिका ने बोला चलो अब अफगानिस्तान क्या रखा है यहाँ पे, चलो। तो जब अब आप कहेंगे सर अब यूएसए तो यहाँ कभी आया नहीं था, तो जब मैं बोल रहा हूँ चलो, इसका मतलब इसने बोला पैसा वैसा क्यों देना यहाँ पे, अब तो रशिया भी खत्म हो गया है। तो धीमे धीमे यूएसए ने अपनी फंडिंग कम कर दी, या पैसे देना कम कर दिए। अब यहाँ मुजाहिदीन को भी लत लग गई थी 10 साल से पैसा पाने की, और तालिबान को भी लत लग गई थी पैसा पाने की। इनको तो पैसा चाहिए ना, ये सब अनपढ़ लोग हैं, इनको जो पैसा देगा उसके लिए काम करेंगे, और पैसा नहीं देगा तो अपने मालिक को मार देंगे। तो तालिबान बोला पाकिस्तान से, पाकिस्तान पैसा दे भाई। पाकिस्तान अमेरिका से बोले साहब पैसा दो, अमेरिका बोले किस बात का पैसा भाई, अब तुम्हें क्यों चाहिए पैसा, अब तो रशिया तो रहा ही नहीं। मुजाहिदीन बोले साहब पैसा दो, तो मुजाहिदीन से बोलता भाई तुमको क्यों चाहिए पैसा, अब तो रशिया रहा ही नहीं।
मुजाहिदीनों का दिमाग खराब भाई, जिसको आप रोज गुलाब जामुन खिलाएंगे और एक दिन बोलेंगे भाई यार गुलाब जामुन नहीं मिलेगा तो लड़े आएगा ना आपसे। दोनों भी बिफर गए और दोनों ने बोला यार ये अमेरिका तो बड़ा दगाबाज आदमी है, इसको बर्बाद कर देंगे। इसी में एक लड़का था ओसामा बिन लादेन, जिसने बाद में एक अपना ग्रुप बनाया, उसका नाम था अल कायदा। ओसामा का दिमाग खराब हुआ, बोला ये अमेरिका बड़ा दोगला आदमी है। क्या किया इसने, ये अमेरिका गया और 9/11 को इसने क्या किया, क्या किया कोई बताएगा? 9/11 को इसने क्या किया ओसामा ने अमेरिका में? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया 9/11 को, क्योंकि ओसामा मुजाहिदीन था। और ओसामा ने तो जब उड़ाया तो ये आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है, लगभग 4,000 लोग मर गए। और अमेरिका में तो भैया पगला गया अमेरिका, ये क्या हो गया, मालूम चला ओसामा ने किया है। ओसामा कौन था? मुजाहिदीन, लेकिन अभी अलकायदा का आदमी है। ओसामा छुपा कहाँ है? ओसामा छुपा है कहाँ पे? अफगानिस्तान में। अच्छा, इसी बात को मैं इसको अभी ध्यान रखना, मैं वापस एक बात में ले जाना चाहता हूँ। तो 1989 से लेकर 1996 तक, भाई 89 में क्या वो यूएसएसआर भाग गया तो अमेरिका भी चला गया। तो 1989 से लेकर 1996 तक अफगानिस्तान में चला गृह युद्ध। गृह युद्ध क्यों चला भाई? यहाँ पे सारे ट्राइबल लोगों के पास पैसा था, पावर थी, बंदूकें थी, अमेरिकी राइफल्स थी। ये सब आपस में लड़ गए कि मैं मालिक की मैं मालिक, मैं मालिक की मैं मालिक, कौन कौन रूल करेगा। इस युद्ध में, इस सिविल वॉर में अल्टीमेटली विजय किसकी हुई? तालिबान की। तालिबान की विजय हुई। यानी उसने सारे ट्राइबल्स को या तो मार दिया या तो वो भाग गए। ऐसा नहीं कि 100 लोग लड़ रहे थे 100 के सब मर गए, ये सब पहाड़ों में छुप गए जाके। तो मुजाहिदीन जो लोग थे वो भी छुप गए। तो 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान ने यहाँ सरकार चलाई। जो तालिबान आज कर रहा है ना, वो 5 साल पहले कर चुका, मतलब इतिहास में 5 साल कर चुका है। तालिबान की सरकार थी, तालिबान के मंत्री थे, मिनिस्टर थे, सब कुछ थे। असल में तालिबान जो लोग थे ये थोड़े समझदार लोग थे भाई। असल में मैंने क्या बोला, इसका अर्थ क्या है? ऐसे लोग जो कि इस्लाम की पढ़ाई करते, मतलब है तो स्टूडेंट लोग, है तो दिमाग वाले आदमी। तो इनका मेन उद्देश्य ये था कि हमें रूल करना है और हमें गुंडागर्दी नहीं करनी, हमें गवर्नमेंट लानी है, हमें सरकार बनानी है। तो 5 साल ही सरकार चलाएं। और जब तालिबान की सरकार चल रही थी यहाँ पे तो शरीयत कानून चलता था यहाँ पे। भारत से भी कई बार प्लेन हाईजैक करके तालिबान ले गए, कंधार ले गए, कई सारी फिल्में बनी उस पर। अजय देवगन की बहुत सारी फिल्में बनी है। हमारे देश में दिसंबर में अटैक भी करवा दिया था इन लोगों ने। दिसंबर 2001 में कहाँ अटैक हुआ था? संसद में अटैक हुआ था। तालिबान जब पावर में था तो हमारे देश में बहुत सारे आतंकवादी घटनाएं हुई। और इसी समय देखो, इस समय तालिबान यहाँ पावर में, और ओसामा बिन लादेन ने क्या किया? वहां पे बम फोड़ के आ गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। और वो छुप कहाँ गया? अफगानिस्तान में। तालिबान की सरकार है यहाँ पे। अमेरिका ने पगला गया, बुश था वहां पे राष्ट्रपति, वो पगला गया भाई ऐसे कैसे? भैया आप किसी सांप को पालोगे और सोचोगे सांप आपको नहीं काटे तो कैसा होगा? जैसी करनी वैसी भरनी। तुम यहाँ पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे थे 20 साल पहले, तुम यहाँ पैसा दे रहे थे और क्या सोचते हो दुनिया में कहीं भी आतंकवाद जाएगा, मेरे देश में तो कभी आतंकवाद नहीं होगा। और सामा ने आपका घमंड तोड़ दिया, ले गया 4 प्लेन ले आके घुसेड़ दिया उसने। तो वहां का राष्ट्रपति बुश ने ऐलान किया, जंग का ऐलान। उस जंग को क्या कहा? वॉर ऑन टेरर। उसने क्या बोला? वॉर ऑन टेरर। मतलब मैं आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ता हूँ, दुनिया में जहां भी आतंकवाद होगा सफाया कर दूंगा। बुश को खबर लग गई कि अफगानिस्तान में कौन है? ओसामा है। उसने तालिबान को बोला ओसामा को दे रहे हो क्या? लेकिन ओसामा उसमें बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा, अलकायदा का प्रमुख था। अलकायदा, वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, वो बहुत बड़ी उसके पास पावर थी, पैसा बहुत था। तालिबान ने शुरू में मना कर दिया कि नहीं दूंगा मैं, जो करते बने कर लो। अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर चालू किया। अमेरिका नाटो का मेंबर है, नाटो में सारे देशों की आर्मी घुस गई यहाँ पे। और 2001 में हमला हुआ था, तो 2001 में अमेरिका घुस गया यूएसए, अपनी आर्मी लेके घुस गया। और उस समय उसने एक मिशन चालू किया, उस मिशन का नाम था एंड्यूरिंग फ्रीडम। उस ऑपरेशन का क्या नाम था? एंड्यूरिंग फ्रीडम। और इसका मतलब क्या था? कि मैं इस दुनिया से आतंकवाद खत्म कर दूंगा। यार बीच में चंचल मत पूछो सवाल, अभी कहानी सुनो, नहीं तो कहानी खत्म नहीं होगी या फिर। ठीक है, पहले कहानी सुनो अभी। तो अमेरिका ने क्या लॉन्च किया? एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च किया और बोला कि मैं आतंकवाद खत्म कर दूंगा, चाहे अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी। लेकिन इसी बीच में तालिबान ने बोला था, इनको ऑफर दिया था
कि साहब मेरे यहाँ, शुरू में तो मना कर दिया कि मेरे यहाँ उसामा नहीं है, उसामा को नहीं दूंगा। बाद में उसने बोला साहब मेरे यहाँ से उसामा भाग गया है, आप चाहो तो तलाशी ले लो, अफगानिस्तान में उसामा नहीं है, वो भाग गया है। और अमेरिका चाहता तो उस समय तालिबान की बात मान के तलाशी ले लेता, और जब इसको यहाँ पे उसामा नहीं मिलता तो किसी और देश में ढूंढता, कम से कम इस तरह तो नहीं घुसता अफगानिस्तान में 2001 में, और अगले 20 साल यहाँ बर्बादी नहीं करता। 2021 में निकला ना, तो 2001 में अमेरिका ना घुसता, क्योंकि उसामा के चक्कर में घुसे थे ना तुम। उसामा तो था नहीं यहाँ पे एक्चुअल में। उसामा शुरू में 1-2 महीने रहा, फिर भाग गया यहाँ से, फिर दुनिया भर में घूमता रहा। और 2011 में उसामा कहाँ मिला? 2011 में उसामा कहाँ मिला? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक शहर है एबटाबाद, यहाँ कहीं शहर है एबटाबाद, एबटाबाद, एबटाबाद में उसामा मिला। तो अगर तालिबान की बात मान लेता, अमेरिका इसको चेक करता और यहाँ पे नहीं घुसता, तो शायद अफगानिस्तान आज बर्बाद नहीं होता। लेकिन अमेरिका अपने टेंशन में था, उसने एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया और बोला मैं दुनिया में जहां जहां आतंकवाद है खत्म कर दूंगा, और अपनी आर्मी लेके घुस गया, नाटो की आर्मी लेके घुस गया। और यहाँ पे तालिबान की सरकार थी, उसको खत्म कर दिया। खत्म मतलब भागो यहाँ से, तालिबान भाग गया यहाँ से। और फिर वहाँ पे नई सरकार बनाया, ट्रेनिंग दिया, ताम झाम किया। शुरू में हुस्नी मुबारक बहुत साल, मतलब 8 साल यहाँ के राष्ट्रपति रहे। फिर 2014 से अभी जो अपने, क्या नाम था उनका यार, क्या नाम है अभी अफगानिस्तान का जो राष्ट्रपति था, क्या नाम है उसका जो भाग गया? अशरफ गनी। 2014 से अशरफ गनी की सरकार आई, 2 साल 2 बार वो यहाँ का राष्ट्रपति रहा। अमेरिका इनको ट्रेनिंग दे रहा था, बोल रहा था मैं यहाँ शांति लाऊंगा, शांति लाऊंगा। क्या हुआ शांति का? उसामा तो तुम्हें मिला पाकिस्तान में, और 2021 में तुम भी यहाँ से भग गए। लेकिन ये ना ये तालिबान खत्म हुआ था, क्योंकि ये तो सरकार चलाए बैठे थे, और ना ये मुजाहिदीन खत्म हुए थे। तो जब भी इनको मौका मिलता था तो मुजाहिदीन भी अपने अपना एरिया कब्जा करते थे, तालिबान भी अपना अपना एरिया कब्जा करता था। लेकिन तब तक अमेरिकी आर्मी थी तो पूरा एरिया कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन अमेरिकी आर्मी या अमेरिकी बाइडेन साहब, जो कि अमेरिका जब से यहाँ घुसा है तब से वो क्या नाम है, जॉर्ज बुश उसामा को नहीं मार पाया, गद्दी खत्म हो गई। फिर आए अपने ओबामा ने मारा उसामा को। लेकिन ओबामा पे ही बहुत प्रेशर था, उसामा मर गया ना 11 में, तो अपनी सेना यहाँ से निकालो। लेकिन ओबामा ने अपनी सेना यहाँ से नहीं निकाली। ओबामा के बाद यहाँ पे कौन आया? ट्रम्प पे बहुत प्रेशर था, अफगानिस्तान से सेना निकालो ना यार, क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे यहाँ पे, इतनी 7 समुद्र पार से बच्चे यहाँ पे आ रहे, मर रहे हैं। लगभग 25-30 हजार सोल्जर अमेरिकी मारे गए, अरबों खरबों रुपए खर्च हो गए। तो अमेरिकी जनता भी पूछती थी अमेरिकी सरकार से, कर क्या रहे हो तुम लोग अफगानिस्तान में यार, निकलो वहां से। तो ट्रम्प पे ही बहुत प्रेशर था, ट्रम्प भी बोल रहा था कि मैं अपनी सेना निकालूंगा। लेकिन उसको ही पता था जिस दिन निकालूंगा तालिबान कब्जा कर लेगा, इसलिए उसने पूरी सेना नहीं निकाली। फिर उसके बाद बिडेन आया, बिडेन इससे बड़ा पगला निकला, और उसने बाकायदा डेट दे दी तालिबान को कि भाई इस तारीख को मैं निकल जाऊंगा। और डेट क्या थी? डेट थी 9 सितंबर। 9 सितंबर को पूरी तरह हम यहाँ से निकल जाएंगे। और इन्होंने कांड कब कर दिया? 15 अगस्त को ही इन्होंने पूरे अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया। तो तालिबान कहाँ से आया, क्यों आया, अमेरिका कैसे घुसा, अमेरिका को क्या मिला यहाँ पे, उसामा कहाँ से आया? तो ये अच्छा, उसामा को जो मारा गया था ना, उसामा के लिए एक मिशन चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। उस स्पेशल उसामा को मारने के लिए मिशन। भाई सोचो, पाकिस्तान में एबटाबाद में यहाँ पे मिलिट्री एकेडमी थी 500 मीटर दूर, उसके पास में उसामा रह रहा है पिछले कितने सालों से। पाकिस्तान में उसामा है और दुनिया भर में दौड़ा जा रहा है उसामा को। तो उसामा को मारने के लिए ऑपरेशन था नेपच्यून स्पीयर। और अफगानिस्तान या दुनिया भर से आतंकवाद खत्म करने के लिए जो ऑपरेशन था वो था एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 में शुरू हुआ और 2021 में खत्म हुआ, क्योंकि अब अमेरिका यहाँ से निकल गया है। ना अफगानिस्तान को जीत पाया, ना आतंकवाद खत्म हो पाया, ना तालिबान खत्म हो पाया, ना मुजाहिदीन खत्म हो पाया, कोई नहीं खत्म हो पाया, बस ये खत्म हो गया, निकल गया चुपचाप यहाँ से। तो ये है तालिबान। और अभी भी मुजाहिदीन जो लोग तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं वो मुजाहिदीन है, बहुत सारे और लोग हैं। मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि तालिबान ने पूरा एरिया कब्जा कर लिया तो पूरे अफगानिस्तान का मालिक हो गया। अभी भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं यहाँ पे जिनको अमेरिका ने ट्रेनिंग दी है, वो सदियों से लड़ते आ रहे हैं। उनको मौका मिलेगा ना, वो एरिया भी जीत जाए, वो भी तालिबान से लड़ेंगे। तालिबान ऐसा नहीं कि यहाँ पे अब राम राज आएगा, सुख शांति होगी, पूरे एरिया में तालिबान के लोग रहेंगे, सब तालिबान को सलाम ठोकेंगे, नहीं। तालिबान एक ट्राइबल ग्रुप है जिसके ठीक है अभी पावर है, पैसा है, रुतबा है, तो अभी कब्जा किया है। कल को कमजोर होगा तो कोई और ट्राइबल ग्रुप तैयार हो जाएगा और अफगानिस्तान में कंट्रोल करेगा। यहाँ तक की बातें क्लियर है तो रिप्लाई कर दो। यस सर। तो जो तालिबान का 5 साल का रूल था 96 से 2001 के बीच में, उस समय हमारे देश में नरसिम्हा राव की सरकार थी, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो हमारे देश में बहुत सारे बम अटैक हुए,
यहाँ तक कि हमारे प्लेन को हाईजैक करके कंधार ले जाया गया। कंधार भी आप कहीं दिखाएगा, कंधार, है ना। तो जब हमारा जो अनुभव है तालिबान को लेकर कि भाई तालिबान आया है तो हमारे देश में टेररिज्म बढ़ेगा, आतंकवाद बढ़ेगा, और अब तो उस समय तालिबान लंबा चलता अगर ओसामा ने हमला ना किया होता और अमेरिका ना घुसा होता। इस बार तो आया, इस बार तो तालिबान को बाकायदा प्लॉट किया गया है। इस बार तालिबान को लाने में यूएसए का योगदान बहुत बड़ा है, और इस बार तो उसके सपोर्ट में पाकिस्तान, चाइना दोनों बैठे हैं। ये तो मेरा भाई है, रशिया तक बैठा है। तो इस बार तो तालिबान को सपोर्ट किया जा रहा है, तो इस बार तो तालिबान को कोई हरा भी नहीं पाएगा। पिछली बार तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, अपने दम पे उसने जीता था। इस बार तो यूएसए है, पाकिस्तान है, रशिया है, चाइना है, ये सब तो बाकायदा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हम आपकी सरकार को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो इस बार तो तालिबान बहुत, मतलब जो 96 से 2001 के बीच में तालिबान था, उससे कम से कम 10 गुना मजबूत होकर तालिबान इस बार आया है, 10 गुना मजबूत। तब उसने इतने आतंकी हमले हमारे क्या किए थे, अब कितने करेगा भगवान मालिक। अब तो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा बाकायदा, तब भी कर रहा था। तो पाकिस्तान खुद ही बोलेगा बल्ले, जाने दो आतंकवादी, यहाँ से जाने दो, यहाँ से भी जाने दो आतंकवादी, यहाँ से भी जाने दो। क्योंकि पाकिस्तान क्या कहता है कि भारत को 1000 घाव दूंगा, ब्लीड इन इंडिया विथ 1000 कट्स। ये पाकिस्तान की फिलॉसफी। इतने इनको बम मारो, इतने बम मारो कि भारत परेशान हो जाए लाशें उठाते उठाते। और अब तो उसको साथ ही मिलके तालिबान, असल में इस तालिबान को बनाने वाला पाकिस्तान है, और आज वो तालिबान एक पूरी सरकार चलाएगा। कभी कभी तालिबानी भी, भाई तालिबानी में ऐसा नहीं है कि एक लीडर है उसने जो कहा वो मानेंगे, वो सब पगले हैं। वहां का लीडर कुछ कहता है, वहां के लड़ाके कुछ करते हैं, सब पागल है। अल्टीमेटली सब अनपढ़ हैं, अल्टीमेटली सब अनपढ़ है, और सबके पास पैसा और पावर है, सबके पास बंदूक है। तो बंदर के हाथ में उस तरह देखो तो वो दाढ़ी नहीं बनाएगा, गर्दन काट देगा। तो बंदर के हाथ में उस तरह लगा हुआ है। और अब तो बाकायदा चाइना और रशिया भी अपने अपने जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए भारत का क्या होगा या दुनिया का क्या होगा। तो ये है पूरी कहानी। समझ में आई तो रिप्लाई करो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। Yes.